आ, तो चलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 110 पे फिर से निकालिए। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 9.7 वाला पोर्शन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, एक्टिविटी 9.7 क्या कहते हैं? देखिए, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। आपको प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेना है, वो जिससे आप ड्रिंक्स विंक्स पीते हैं ना, वैसा एक स्ट्रॉ आपको लेना है और उसको 2 बराबर हिस्सों में आपको क्या करना है? काटना है। सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड। अब आपको क्या करना है? एक पीस के एज को, यानी साइड को, उसके एक एज को आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेबल के साथ लटकाना पड़ेगा, एक थ्रेड के साथ, ठीक है। एक धागा इस्तेमाल करके एक टेबल के साथ उसको क्या करना पड़ेगा? लटकाना पड़ेगा। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर। और दूसरा जो पीस ऑफ स्ट्रॉ है उसको अपने हाथ में लेना है, ठीक है। एंड रब इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर, और एक पेपर की शीट से, यानी इस तरीके से है, यहाँ पे आपको हाथ से पकड़ना है और दूसरे जो साइड है वहां पे आपको एक पेपर की शीट से उसको क्या करना है? रब करना है, ठीक है ना। ओके, ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। फिर इसके बाद जिस पार्ट को आपने रब किया था उस स्ट्रॉ को, लटकाया हुआ जो आपका स्ट्रॉ है उसके करीब आपको लाना है। मेक श्योर दैट द 2 पीसेस डू नॉट टच ईच अदर, और दो जो आपके पास स्ट्रॉ के पीसेस है एक दूसरे के साथ यानी टच नहीं करना चाहिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या दिखता है? नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद अ शीट ऑफ पेपर। अब आपको क्या करना है? दूसरे टाइम पे, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ का पीस आपने लटकाया हो था उसके दूसरे एंड को, यानी जो फ्री एंड है, जो बांधा हुआ नहीं है धागे के साथ, वो वाला पोर्शन, यानी जो नहीं बांधा होगा, वो वाला फ्री वाला पोर्शन को आपको एक शीट ऑफ पेपर के साथ रब करना है। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वाज रब्ड अर्लियर। ओके, पेज नंबर 111 पे चलिए। अब क्या कह रहा है? अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वाज रब्ड अर्लियर विद द पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। अब आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से वो जो पीस ऑफ, यानी स्ट्रॉ जो था जिसको आपने रब किया था, जिसको आपने रगड़ा था पेपर के साथ फ्री एंड पे, उसको सस्पेंडेड जो, यानी लटकाया हुआ जो स्ट्रॉ है उसके करीब लाना है। अब आपको देखना है क्या होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? अब आपको क्या पता चलता है? जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यानी डायग्राम के अंदर, ठीक है, फिगर के अंदर। A straw is said to have acquired, यहाँ देखिए, a straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। यानी जब उस शीट ऑफ पेपर को इस स्ट्रॉ के साथ जब शीट ऑफ पेपर को आपने रब किया, इन दोनों को आपस में रगड़ा, उसकी वजह से क्या यानी कहते हैं कि स्ट्रॉ के अंदर चार्ज जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जिसे कहते हैं, वो आपका डेवलप हो गया, पैदा हो गया। सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। ऐसा जो स्ट्रॉ है वो बिल्कुल आपका एग्जाम्पल है चार्ज हो गए हुए एक बॉडी ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब जब भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में हम रगड़ते हैं उनके अंदर चार्ज पैदा होता है, ठीक है। और यानी उसी यानी चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी हम कह सकते हैं। द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। जब भी एक फोर्स अप्लाई करता है चार्ज हो गए हुआ यानी आप कह सकते हैं चार्ज जो हुए एक बॉडी जो है, एक चीज जो है, जब वो किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करता है या एग्जर्ट करता है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकते हैं, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है, इस पे चार्ज यानी पैदा हुआ है रब करने की वजह से।
अब यही जो चीज़ है दूसरे, यही जो ये चार्ज्ड बॉडी जो है, अगर ये किसी दूसरे चार्ज हो गए हुए या बिना चार्ज की किसी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करता है, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कंटैक्ट। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को के लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉडी और दो ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, बिना कांटेक्ट के भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स therefore is another example of a non contact force। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसीलिए आपका एक और एग्जाम्पल है किसका? नॉन कंटैक्ट फोर्स का। नेक्स्ट हमारा है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand। आपको पता है जब आपके हाथ से कोई भी चीज़, कोई यानी कॉइन होगा, कोई पेन होगा, कोई भी चीज़ आपके हाथ में, अगर वो आपके हाथ से नीचे गिर जाता है, या आप कह सकते हैं अगर आपके हाथ से वो फिसल जाता है तो वो ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे की तरफ गिर जाता है। द लीव्स और फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। और किसी भी पेड़ पौधे से फ्रूट या लीफ जब यानी फॉल होता है तो वो ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे की तरफ जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इज इट सो? अब आपने कभी सोचा है कि ये जो चीज़ गिरता है वो नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? When the coin is held in your hand, it is at rest। जब आपने अपने हाथ में कॉइन को रखा होता है उस समय पे आपके हाथ में जो कॉइन प्रेजेंट होगा वो रेस्ट में होगा। एज सुन एज इट इज रिलीज, जो ही आपके हाथ से ये छूट जाता है या गिर जाता है, इट बिगिन्स टू मूव डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ ये मूव करना, हरकत करना शुरू करता है। इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोस अ चेंज। इसका मतलब वो जो कॉइन है उसका मोशन जो चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? पहले आपके हाथ में रेस्ट में था, अब वो ये नीचे गिरने की वजह से उसके अंदर एक स्पीड आ गया, वो मोशन में चला गया। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? विच इज दिस फोर्स? अब यहाँ पे सवाल ये है, क्या ये मूवमेंट जो है यानी स्टेट ऑफ मोशन जो है चेंज हो रहा है रेस्ट से, स्पीड उसका चेंज हो रहा है रेस्ट से मोशन में आ रहा है? बिना फोर्स के क्या स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है? कभी भी नहीं, हमने पहले पढ़ के आया है। अब अगर ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है किसी फोर्स की वजह से, तो इस केस में कौन सा ऐसा फोर्स होगा? ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। अब देखो, अर्थ की तरफ कोई भी चीज अर्थ की तरफ क्यों गिरता है, जमीन की तरफ क्यों गिरता है? क्योंकि याद रखना, जमीन किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फोर्स जो जमीन के अंदर प्रेजेंट है, जिस फोर्स की वजह से हर कोई चीज जमीन की तरफ खींचता है, वो फोर्स हर वक्त किसी चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ऐसे फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, उस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, या उसको सिंपली आप ग्रेविटी कह सकते हैं, या उसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये याद रखना है बेटा, ठीक है? ओके, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट और बीइंग अवेयर ऑफ इट। हम लोगों को पता भी नहीं होता है और हम लोगों पे हर वक्त या किसी भी चीज़ पे हर वक्त अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी फोर्स है वो हर वक्त लगते रहता है। वाटर बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। जब भी आप किसी नल को खोलते हैं, पानी हर वक्त ज़मीन की तरफ गिरना शुरू होता है। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और पानी जो है हर वक्त ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ चला जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, ये जो ग्रेविटी जो है वो सिर्फ अर्थ के पास नहीं होता है। दुनिया के अंदर, इस अर्थ पे, इस ज़मीन पे, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर किसी का अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक फोर्स होता है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हर किसी के पास अपना ग्रेविटी होता है और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हमारा है 9.8 प्रेशर। क्या है बेटा? प्रेशर।
You might have observed that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. यानी आपने ये देखा होगा जब बहुत तेज का तूफान आ जाता है या साइक्लोन जब चलने लगता है तो आपके घरों का जो छत जो है उसको उड़ा कर ले जाता है वो तेज तूफान, तेज तर हवा. You also learned that winds and cyclones are caused by the differences in air pressure. और आपको ये भी पता है हवा क्यों चलती है और साइक्लोन क्यों आता है, क्योंकि एयर के प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से, एयर के प्रेशर की वजह से. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? लेट अस फाइंड आउट. अब सवाल ये है क्या प्रेशर और फोर्स के बीच में कोई रिलेशन है, क्या ये एक दूसरे एक जैसे हैं या डिफरेंट है, क्या है? चलो ये देख लेते हैं. ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. हमारे पास ऐसे कील होता है ना, ठीक है. आपको क्या करना है, किसी एक ऐसे कील को लेना है और उस कील को किसी लकड़ी के अंदर लगाने की या उसको लकड़ी के अंदर ठूसने की या लगाने की कोशिश करना है. लेकिन कौन से वाले पोर्शन से? ये वाला पोर्शन. यानी आपको ऐसा करना है, ठीक है, और यहां से आपको मारना है इसके ऊपर. आपको कोशिश करना है, क्या देखना है क्या ये वाला एंड लकड़ी के अंदर चला जाता है, ये देखना है, ठीक है. फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा? डिड यू सक्सीड? क्या आप कामयाब हो गए कील को उस लकड़ी में लगाने में? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. कुड यू डू इट दिस टाइम? अब आपको क्या करना है, उस लकड़ी के अंदर कील को लगाना है, लेकिन किस वाले पोर्शन से? उस वाले पोर्शन से जिसका पोर्शन, जिसका एंड जो है वो पॉइंटेड है, नोकीला है. अब आपको देखना है क्या आप इस बार लकड़ी के अंदर अपने कील को लगा पाते हैं? बिल्कुल लगा पाएगा, ये आसानी से अंदर चला जाएगा, ठीक है. ट्राई टू पुश. ओके, नेक्स्ट क्या है? ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ अ ब्लंट एंड क्या कहा? ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट एंड अ शार्प नाइफ विच इज ईजियर. आपको क्या करना है, कोशिश करना है आपको फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल जो है आपको काटना है दो चाकू के साथ. एक चाकू जो है वो मान लीजिए ब्लंट होगा. ब्लंट मीन्स उसका धार जो है वो तेज नहीं होगा. यानी ये चाकू है, इस चाकू का धार जो है वो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ब्लंट होगा, ठीक है, तेज नहीं होगा उसका धार. और एक चाकू ऐसा लेना है जिसका धार बहुत शार्प होगा, बहुत अच्छा काटता होगा, तेज होगा, ठीक है, शार्प होगा. तो ऐसे दो चाकू के साथ आपको कोशिश करना है सब्जी काटने की. Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the pointed end of the nail, plays a role in making these tasks easier? अब आपको क्या ऐसा एहसास हो रहा है कि नेल का वो वाला पार्ट जो थोड़ा सा नोकीला है, वो नोकीला वाला पोर्शन जो है आसानी से आप अंदर लगा सकते हैं? क्या ऐसा आपको फील होता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये वाला पोर्शन आसानी से कि यानी लकड़ी के अंदर जाएगा, ये तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं, ठीक है, या तो नहीं जाएगा या बिल्कुल धीरे जाएगा बहुत कोशिश करने के बाद. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. अब प्रेशर का मतलब क्या है, याद रखना. अगर किसी यूनिट एरिया पे कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम कहेंगे प्रेशर कहेंगे. इसका मतलब मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा जगह है, इतना बड़ा लॉक है, इतने बड़े जगह पे छोटे से एक एरिया में, छोटे से यूनिट एरिया का मतलब उस एरिया का छोटा सा पार्ट में पे कितना मोशन लग रहा है, या सॉरी कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम कहेंगे प्रेशर. क्या कहेंगे बेटा? प्रेशर. याद रखना क्या लिखा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया विन ऑन विच इट एक्ट्स. इसका मतलब प्रेशर is equal to what? Force divide by unit area. यूनिट एरिया यानी प्रेशर किसके बराबर होता है कि एक छोटे से एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई होता है, वो बराबर होता है किसके? प्रेशर के. वो किसके बराबर होता है? प्रेशर के. एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. तो इस वाले स्टेज पे हम सिर्फ उस फोर्स की बात करते हैं जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं. परपेंडिकुलर मींस ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर
जहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। You can now understand why potters place on their heads a round piece of cloth when they have to carry heavy loads. By this, they increase the area of contact of the load with their head, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो सामान उठाने वाला, बोझ उठाने वाले होते हैं, वो अपने सिर पे इस तरीके का बड़ा सा कपड़ा एक गोल करके लगा देते हैं। उसका मतलब क्या है? पॉटर्स जो है या कूली का काम करने वाले, जिसे हम कहते हैं रेलवेज पे जो कूली का काम करने वाले होते हैं, जैसे पे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, वो अपने सिर पे एक बड़ा राउंड कपड़ा क्यों लगाते हैं जब उनको यानी चीज़ें उठाना होता है? क्यों? इसका मतलब ये क्या करते हैं, एरिया ऑफ कंटैक्ट जो है वो इंक्रीज करता है। यानी उसका सिर जो है छोटा सा था, सामान बड़ा था, तो इसके कंपैरिजन में सरफेस एरिया उसके सिर का छोटा था, इसलिए अब वो क्या करते हैं, अपने सिर के ऊपर इस तरीके का कपड़ा बांधने की वजह से थोड़ा सा सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये जो सामान आप इस पर रखते हैं उसका प्रेशर जो है उसके हेड पे कम पड़ जाता है, क्योंकि ये वाला कपड़ा जो है उस प्रेशर को उठा पाता है, ठीक है, तो इसलिए वो अपने सिर पे कपड़ा लगाता है, ठीक है। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। सही से देखो, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में एरिया जो है वो नीचे है। डिनोमिनेटर का मतलब वही होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ये सही से देख लो। सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। इसलिए याद रखना, इसका मतलब यहां पे फोर्स है, यहां पे एरिया है। इसका मतलब जितना प्रेशर ज्यादा, ये एक याद रखना, जितना एरिया स्मॉल होगा, एरिया जितना स्मॉल होगा प्रेशर उतना ज्यादा होता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये नीचे अगर ये सीधा होता तो याद रखना प्रेशर जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, या फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। लेकिन जब ये नीचे होता है, नीचे का मतलब होता है जितना ये बढ़ता है उतना ये घटता है। इसका मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा, लार्ज एरिया जितना होगा प्रेशर उतना कम होगा, एरिया जितना स्मॉल होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होने का कारण ठीक क्या है? क्योंकि आपके सरफेस का एरिया कम है। प्रेशर कम होने का मतलब क्या है? क्योंकि आपके सरफेस का एरिया ज्यादा है। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। जाहिर सी बात है, उस कील का ये जो नोक था इसका एरिया बहुत छोटा है ना, लेकिन इसका एरिया ज्यादा था। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। इसलिए क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, इसलिए यहां पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आसानी से उस लकड़ी के अंदर चला जाता है। ये एरिया ज्यादा होने की वजह से इस पे प्रेशर क्या पड़ता है? कम पड़ता है, इसलिए ये इसके अंदर चला नहीं जाता है, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स? अब आपको पता चल रहा होगा, जब आप बैग, इस तरीके के बैग अपने शोल्डर पे उठाते हैं, उसका जो यानी जो क्या कहते हैं, बैग का जो हैंडल होता है, ठीक है, वो इस तरीके से चौड़ा क्यों होता है? इतना पतला क्यों नहीं होता है? चौड़ा जितना ज़्यादा होगा सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ और प्रेशर कम पड़ा। पतला जितना ज़्यादा होगा सरफेस एरिया कम है, इसलिए प्रेशर भी क्या पड़ेगा? ज़्यादा पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। एंड वाई द टूल्स मेंट फॉर कटिंग एंड piercing ऑलवेज हैव शार्प एजेस? इसलिए कोई भी जो औजार होगा, टूल होगा, जिसको काटने के लिए या छेद करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका यानी क्या कहते हैं, धार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज क्यों होता है? एज जो है बहुत ज़्यादा शार्प क्यों होता है? क्योंकि जितना शार्प एज होगा उतना कम सरफेस एरिया यानी एरिया कम होगा और ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा प्रेशर उसकी वजह से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। अब जिस तरीके से सॉलिड चीज़ें प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी तरीके से क्या लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर डेवलप करता है या नहीं, वो हमें इसमें देखना है। एक्टिविटी 9.8 में क्या कहता है, देखो।
टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। आपको ग्लास का एक ट्यूब लेना है या प्लास्टिक का एक पाइप लेना है जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो। Length of the pipe or tube should be about 15 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter। आपको क्या होना चाहिए, ये जो आपने ट्यूब ले लिया, इस ट्यूब का लंबाई कितना होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए 15 सेंटीमीटर, और इसका अंदर का जो डायमीटर, चौड़ाई जो है वो कितना होना चाहिए, वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर से अ रबर बलून। आपको क्या लेना है, यानी किसी भी बलून का या किसी भी रबर जो कि थोड़ा सा टाइट हो, पतला हो, ऐसा एक छोटा सा एक शीट आपको लेना है, ठीक है। ओके, स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। अब आपको क्या करना है, जो आपने रबर ले लिया उस रबर को एक साइड पे टाइट करके बांधना है, फैलाकर बांधना है। होल्ड द पाइप एट द मिडल। पाइप को बीच में से आपको पकड़ना है, मिडल वाले पोर्शन में से। कीपिंग इट इन अ वर्टिकल पोजीशन। इसको किस पोजीशन में रखना है, वर्टिकल, इसी पोजीशन में। इस पोजीशन को क्या कहते हैं, वर्टिकल, और इस पोजीशन को हम कहते हैं हॉराइजॉन्टल, ठीक है। तो इस पोजीशन में आपको रखना है, वर्टिकल पोजीशन में, याद रखना, ठीक है। ओके, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर इन द पाइप। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उस पाइप के अंदर थोड़ा पानी डालने के लिए कहना है अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड को। डज द रबर शीट बल्ज आउट। एक साइड से जब आपने पानी लगाया तो अब आपको देखना है कि पानी लगाने पर क्या आपका वो रबर जो है वो एक साइड से फूल जाता है, बल्ज होता है क्या, ठीक है। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। फिर इसके बाद उस पाइप के अंदर पानी कितना है उसको भी नोट करना है। प्योर सम मोर वाटर, और पानी उसके अंदर डालो आप। ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। अब आपको फिर से देखना है कि वो रबर का जो शीट है क्या वो फिर से बड़ा हो रहा है या फूल रहा है, और उसके अंदर पानी कैसा है, पानी का लेवल ज़्यादा है या कम है, वो देखना है, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसेस अ फ्यू मोर टाइम्स। कई बार इस प्रोसेस को रिपीट करो आप। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। अब आपको ये देखना है, जो आपने रबर शीट डाला यहाँ पे, वो रबर शीट कितना फूल रहा है, और उस फूलने के साथ साथ क्या इसके अंदर वाटर कॉलम में इंक्रीज या डिक्रीज, ऐसा कुछ आपको फिनोमिनन दिख रहा है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है।